दोस्तों नमस्कार। मुनादी हो चुकी है, संभलने वाले संभल जाएं। यह बीजेपी मोदी और शाह की बीजेपी है, जो बीजेपी के भीतर यह सोचता है कि उसकी अपनी राजनीतिक जमीन बहुत मजबूत है तो वह भी संभल जाए, जो सोचते हैं कि उनके जरिए वोट पर असर पड़ता है और वह जीत या जिता सकते हैं तो वह भी संभल जाएं, जो सोचते हैं कि राज्यों की राजनीति तो वही साध सकते हैं क्योंकि वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं या रहे हैं, तो वह भी संभल जाएं, और जो सोचते हैं कि वह केंद्र में मंत्री हैं तो फिर वह भी संभल जाएं, क्योंकि अब मोदी और शाह की बीजेपी किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह सिर्फ एक है, 2024 के चुनाव का डर। यह डर कुछ ऐसा है कि अगर 2024 में हार गए तो उसके बाद यह बीजेपी किसकी होगी? हमारी ही होनी चाहिए, और उससे पहले जो बिसात बिछानी है बिसाते चले जाएंगे। और उससे पहले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उन चुनावों में किसे उतारा जाए, किसे कहां से उतारा जाए, किसके जिम्मे कौन सा भार दे दिया जाए, और किसके जरिए आने वाले वक्त को लेकर किस राजनीतिक प्रयोग की दिशा में बढ़ा जाए। मोदी और शाह की बीजेपी है तो वह अपने अनुकूल परिस्थितियों को तय करने लगे हैं। वो जान चुके हैं कि 2024 में जो होगा उसके बाद की परिस्थिति बीजेपी के भीतर भी उनकी खराब होनी नहीं चाहिए। तो फिर सामने शिवराज सिंह चौहान ही क्यों ना हो, या उससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर रमन सिंह ही क्यों ना हो, सबको ठिकाने लगाया गया, लगाया जाएगा। जो सोचते हैं कि वो येदियुरप्पा की तरह ताकतवर हो सकते हैं तो वह भी नहीं बचे। जो सोचते रहे कि बहुत ही बुद्धिमान और कोई नहीं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में है तो उन्हें भी डिप्टी बनाकर खामोश कर दिया गया। जो सोचते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में गडकरी की चलेगी या उत्तर प्रदेश में कभी राजनाथ की चलेगी तो वह भूल जाएं, क्योंकि अब जो लकीर खींची जा रही है वह 2024 के चुनाव से ऐन पहले, खास तौर से वह 4 राज्य जहां पर कांग्रेस की सत्ता है, एक छत्रप की सत्ता है और एक खुद बीजेपी की अपनी सत्ता है, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन राज्यों के तमाम राजनीतिक प्रयोग 2024 की दिशा में ही बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर एक सवाल सबसे बड़ा हो चला है। अगर विधानसभा के चुनाव के भीतर इन्हें दरकिनार करने की कोशिश हो रही है, जो मानते रहे कि उनकी राजनीतिक जमीन बड़ी पुख्ता है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त क्या वाकई वसुंधरा राजे राजस्थान में खामोश बैठेंगी, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में खामोश बैठेंगे, या उन तमाम राज्यों के भीतर जिन नेताओं को यह महसूस होता रहा, जिनके अपने कार्यकर्ताओं की एक फौज है, एक टीम है, जो आज से नहीं बहुत पुराने वक्त से राजनीति साध रहे हैं, वह अपने लोगों के बीच क्या मैसेज देंगे? क्या वाकई इन राज्यों में जिस राजनीतिक प्रयोग को बीजेपी कर रही है या मोदी शाह कर रही हैं, कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में यह दाव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? और अगर मौजूदा दाव, जो एक लिहाज से आखिरी दाव है अपने आप को बचाने का या अपनी सत्ता को बीजेपी के भीतर बरकरार रखने का, अगर उस सत्ता को मजबूती के साथ थामे नहीं रहा गया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इसे मोदी और शाह बीजेपी के भीतर भी समझ चुके हैं। लेकिन क्या यह टकरार 2023 के 4 राज्य, जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, उन चुनावों में बीजेपी को बचा ले जाएगी या कांग्रेस यहां पर सुपड़ा साफ उनका कर देगी? आखिर वो कौन सी परिस्थिति है कि 2018 में बीजेपी विधानसभा का चुनाव हारी थी, लेकिन 2019 में लोकसभा का चुनाव लगभग 20% ज्यादा वोट उसको राजस्थान में भी मिले और मध्य प्रदेश में भी मिले? तो क्या अब दिल्ली की सत्ता यह मान चुकी है कि अब 2019 का जादू नहीं चलेगा? तो क्यों नहीं 2024 को लेकर बिल्कुल एक नई बिसात बिछाई जाए, नए चेहरे देश भर में हो, और एक एंटी इनकम्बेंसी जो पुराने चेहरों के आश्रय चलती है वह पूरे तरीके से गायब हो जाए, और एक ऐसी कारपेट बिछे सिर्फ और सिर्फ उसमें मोदी शाही नजर आए और बाकी सभी नए चेहरे हों।
क्या यह राजनीति का एक नया मंत्र है जो गुजरात से निकला था, जहां मुख्यमंत्री समेत सभी को बदल दिया गया, और यह परिस्थिति फिर कर्नाटक के भीतर भी आई? हमें लगता है कि आज इन बातों को समझने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश के भीतर 3 मंत्रियों को क्यों भेजा गया विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। तीनों की शख्सियत बड़ी मजबूत है। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर अगर पहला नाम लीजिएगा तो 2024 से पहले तोमर के जरिए 2 राजनीतिक प्रयोग मोदी और अमित शाह दोनों करना चाहते हैं। दोनों इस बात को देखना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा वोटर किसान है, उस किसान के बीच में नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका राजनीतिक तौर पर कितनी कम हुई है या फिर वो मैनेज कर पाएंगे। हालांकि ग्वालियर और चंबल संभाग ही उनके दायरे में आता है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली से निकल कर आए हैं। किसानों से मोदी सत्ता ने टकराव पैदा किया। उस दौर में कोई दूसरा शख्स नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर ही बतौर कृषि मंत्री सब कुछ देख रहे थे। तो क्यों नहीं इस धारा पर दांव अभी से लगा दिया जाए। दूसरी परिस्थिति वहां पर इस इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी है, तो उनको आने वाले वक्त में कैसे बांधा जाए। और यह मैसेज तो उन तक पहुंच ही गया कि क्या उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा या फिर अब वो हाशिए पर ढकेले जा चुके हैं। और कोई मायने नहीं रखता है कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया भी 25 में से 25 सीट राजस्थान में लोकसभा की बीजेपी को मिली, मध्य प्रदेश के भीतर भी सभी सीट बीजेपी को मिली, यानी लोकसभा में सिर्फ इन 2 राज्यों से लगभग 54 सीटें बीजेपी जीतती है। और दोनों जगहों पर अब दिल्ली अपने हाथों में पूरे तरीके से कमान उठाना चाहती है। तो आइए एक एक करके हर परिस्थिति को आज परख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि भारत की राजनीति के भीतर बीजेपी जिस परिस्थिति को जीना चाह रही है उसमें 2 ही नाम आपको बार बार सुनाई देंगे, और यह दोनों नाम अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपनी मौजूदा सत्ता को बचाने का आखिरी दांव खेल रहे हैं। इन 2 लकीरों के बीच चलना शुरू कीजिए और 3 बातों को जहन में रखिए। भारत के भीतर वोट इस दौर में पॉलिटिकल परसेप्शन से बहुत ज्यादा बनता है और बीजेपी इसको बनाने में माहिर है। दूसरी परिस्थिति इकोनॉमिक आइडियाज से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये तमाम राज्य रईस राज्य नहीं है, गरीब राज्य हैं। यहां पे बीपीएल की तादाद बहुत ज्यादा है, यानी गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोग बहुत हैं। यहां पर गरीब बहुत हैं, किसान मजदूर बहुत हैं। उनको साधना है तो आर्थिक तौर पर सत्ता के हाथ में लाभार्थी पैदा करना और लाभार्थियों को वोट के तौर पर जोड़ना, यह हुनर लगता रहा कि मोदी सत्ता जानती है। इस दौर में कांग्रेस ने उसमें सेंध लगाई, तो क्या यह एक राजनीतिक प्रयोग की नई पृष्ठभूमि तैयार हो रही है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो सकता है। तीसरी परिस्थिति जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी नेता कार्यकर्ता से बड़ा नहीं है, या हर बड़ा नेता कार्यकर्ता ही है, यह हर कोई समझ ले। तो क्या यह मैसेज 2024 को लेकर अभी से दिया जा रहा है? यह भी हो सकता है। अब इसके बाद का सवाल जो शुरुआत होती है नरेंद्र सिंह तोमर से, सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं, तब आप बहुत साफ समझ पाएंगे कि स्थिति ऐसी नाजुक बीजेपी के भीतर क्यों है, और क्यों मोदी शाह का दफ्तर हो या फिर वहां बैठे हुए जो चौसर बिछाकर एक एक पासा फेंक रहे हैं, वो एक ही बात समझ रहे हैं कि सत्ता हर हाल में मोदी शाह की बीजेपी के भीतर जब तक मौजूद रहेगी और वहां से कोई खड़ा नहीं होगा, तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। और यही वो स्थिति है जिसके अनुसार पूरी चौसर बिछाई गई। केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसानों को लेकर पहला परीक्षण। ग्वालियर और चंबल के संभाग में सिंधिया को साधना है। मुरैना जैसे इलाके में 6 में से 4 सीट कांग्रेस जीत गई थी। कार्यकर्ताओं के भीतर बहुत सारे सवाल थे। इन सवालों को शांत करना पहली जरूरत थी, तो टिकट उनको दे दिया गया। यह एक सामान्य शैली है। यह शैली ठीक उसी तरीके से है जैसे दूसरा नाम कैलाश विजयवर्गीय का आता है। समूचा इंदौर का इलाका, इंदौर के भीतर 9 में से 3 सीटों पर कैलाश विजयवर्गीय एक वक्त चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। मालवा और निमाड़ के 66 सीटों को क्या ये साध पाएंगे?
और अब इंदौर एक से जो टिकट इनको दिया गया वहां पिछली बार कांग्रेस जीती थी। चुनौती है। एक चीज जहन में रखिए, दिल्ली का राजनीतिक प्रयोग बीजेपी जहां जहां कमजोर है वहां पर मजबूती के साथ किया गया है। यह प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन इसका दूसरा सच यह है कि जिस दौर में सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान को लेकर है, वहां पर एक झटके में शिवराज सिंह चौहान को ही दरकिनार किया गया। कैसे किया गया यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन तोमर और विजय वर्गीय, ध्यान दीजिए, तो चार इलाके आते हैं, ग्वालियर, चंबल का इलाका, मालवा और निमाड़ का इलाका। यहां तकरीबन 100 सीटें हैं। और उसके बाद एक नाम और जोड़िए, प्रहलाद पटेल, जो नरसिंहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, ओबीसी नेता हैं। महाकौशल के इलाके में इनका प्रभाव है। दामों से सांसद रह चुके हैं। छोटे भाई चुनाव लड़ते थे, उनको अब टिकट नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनके प्रति जो सर्वे कराया गया उसमें वह चुनाव हार रहे थे, तो उनके बदले इनको ले आया गया। राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे और यह जिस लिहाज से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, कहा गया था बहुत मजबूती से काम करते हैं। कई दावेदार दरअसल जबलपुर पश्चिम के हैं, तो हर दावेदार के पीछे बीजेपी का एक कैडर खड़ा है। तो सभी को साधना है, तो राकेश सिंह सांसद हैं तो इनको भेज दिया जाए। और कौन कौन थे दावेदार, एक क्षण के लिए भी ये सोचिए कि अब बीजेपी का टिकट पाने के लिए बीजेपी के भीतर लोग बटे नहीं, इसको भी साधने की जरूरत। दिल्ली ने प्लानिंग जरूर की, लेकिन क्या ये चुनाव जीत पाएंगे? तब तो दिल्ली की प्लानिंग सफल हो गई। नहीं जीत पाएंगे तो 2024 को लेकर प्लानिंग डगमगा गई। लेकिन जबलपुर पश्चिम से एक रिटायर्ड आईएएस हैं, वह भी टिकट चाहते थे। उनका नाम वेद प्रकाश है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे, वह भी टिकट चाहते थे। जिला अध्यक्ष प्रभात साहू, वह भी टिकट चाहते थे। हर कोई टिकट चाहता था, तो सबको टिकट कैसे दिया जाए? आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते, इनको भी लेकर आया गया कि महाकौशल के इलाके में आदिवासियों को साधना जरूरी है, क्योंकि आदिवासी 2013 में जितनी ज्यादा सीट इनको जिता पाए थे, लगभग 25 सीट 2018 में कम हो गई। तो अब 2023 में कहीं और कम ना हो जाए, इस मैसेज को साधने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 84 सीटें आदिवासी प्रभावित सीटें कहती हैं, उसमें से 2013 में ये 59 सीटें जीते थी, लेकिन 2018 में कम होकर ये 34 पर आ गए। अब नुकसान सह पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मान रहे हैं परसेप्शन चुनाव की जीत हार से बनेगा। तो मध्य प्रदेश के भीतर का राजनीतिक प्रयोग 3 मंत्रियों को उतारता है, नरेंद्र सिंह तोमर को, प्रहलाद पटेल को, फग्गन सिंह कुलस्ते को। और राकेश सिंह, गणेश सिंह राव, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, कोई 4 बार का सांसद, कोई 3 बार का सांसद, कोई 2 बार का सांसद, सभी मैदान में नजर आने चाहिए। और आने वाले वक्त में यह राजनीतिक प्रयोग और चलेगा। 3 विधायकों का टिकट काट दिया गया, लेकिन 31 नए चेहरे लेकर आए हैं। मैसेज क्या है? पहला मैसेज है, एंटी इनकम्बेंसी काम ना करे, इसकी व्यवस्था कीजिए। दूसरा मैसेज क्या है? अपने हिसाब से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति को साधने की ना सोचे, क्योंकि 2018 में वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद विधायकों की खरीद फरोख्त या ज्योतिरादित्य सिंधिया ना होते तो फिर सरकार बन नहीं पाती। बहुत पैसा खर्च हुआ है। तो क्या पैसे के आश्रय तो बाद में भी देख लेंगे, लेकिन अभी इन परिस्थितियों को जी लें, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके ठीक 60 दिन के बाद से नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो दिन ही कितने बचेंगे, उसको भी साधने की जरूरत है। तो एक रास्ता और पकड़ लिया गया। अब यहां पर बड़ा सवाल है कि इस पूरे इलाके के भीतर अगर आप ध्यान दीजिए तो आपके जहन में आएगा, ये पूरे इलाका जो गरीबों से भरा पड़ा है, जो मुफलिसों से भरा है, जो बीपीएल से भरा है, जो किसान सम्मान निधि पाने वालों से भरा है, उसको जब आप परखेंगे तो मध्य प्रदेश के भीतर लगभग 95 लाख किसान हैं, जो किसान सम्मान निधि से छोटे और सीमांत किसान के तौर पर जोड़े गए। राजस्थान के भीतर 82 लाख किसान हैं। छत्तीसगढ़ के भीतर लगभग 40 लाख किसान हैं। हालांकि तेलंगाना में भी 39 लाख किसान हैं, लेकिन अभी तेलंगाना का जिक्र नहीं, 3 राज्यों का जिक्र जरूरी है, क्योंकि तीनों जगहों पर एक वक्त बीजेपी की सत्ता थी। जो सत्ता संभालते थे उनको दरकिनार किया गया। उनके लोगों को टिकट दिया ना दिया जाए, इसको लेकर मंथन लगातार जारी है।
और यह परिस्थिति निकल कर आ रही है कि वसुंधरा भी दरकिनार, शिवराज सिंह चौहान भी दरकिनार, इनसे सटे लोग भी दरकिनार, कुछ छिटपुट लोग जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे उनको टिकट दे देते हैं। तो पहली बात, जो बड़ी बात निकल कर आ रही है कि अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई इतने बड़े राजनीतिक प्रयोग के बाद भी, तो जिन लोगों को दांव पर लगाया गया, जिनको हाशिए पर खड़ा कर दिया गया, वह बदला लेंगे या नहीं लेंगे। राजनीति कभी किसी का इंतजार नहीं करती है, वो जानती समझती है कि कैसे चीजों को संभलना है और खुद को संभालना है। कार्यकर्ताओं से राजनीति बनती है और राजनीति के आश्रय कार्यकर्ता बनते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में लंबे वक्त तक राजनीति करने वाले हाशिए पर केंद्र की सत्ता ने कह लिया, क्योंकि डर है। डर इस बात का है कि 2024 हारने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी के भीतर से एक तूफान खड़ा हो जो अपनी आगोश में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की पूरी राजनीति को तो नहीं ले लेगा, और एक झटके में यह मौजूदा सत्ता हाशिए पर तो नहीं चली जाएगी। क्योंकि जिस भी परिस्थिति में 272 अगर नहीं छूते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा समर्थन ले पाना। बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं वो लोग जो पहले वाजपेयी जी के साथ हुआ करते थे, लेकिन मोदी को साथ देंगे और शाह की राजनीति के साथ खड़े होंगे, बड़ा मुश्किल है। वो लंबी कतार छत्रपों की आप समझते जाइए, वो नवीन पटनायक हो, वो केसीआर हो, वह जगन रेड्डी हो, कुछ भी आपके जहन में आता है आते चला जाएगा। लेकिन फिर लौटिए मौजूदा वक्त के उस राजनीतिक प्रयोग पर जो प्रयोग इस दौर में खेला गया या किया गया। मालवा के भीतर 50 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 24 जीत पाई, निमाड़ के भीतर 16 में से सिर्फ 4 जीत पाई, यानी 66 सीट, जो इस वक्त मौजूदा वक्त में बड़ी महत्वपूर्ण है विजय वर्गीय के लिए, जो इंदौर से लड़ रहे हैं और 66 सीटों को उनको साधना है, वहां से सिर्फ 28 सीटें बीजेपी जीती थी। कांग्रेस दूसरी तरफ 36 सीट जीती थी। ग्वालियर और चंबल का इलाका जहां पर साधना है नरेंद्र सिंह तोमर को, यहां पर 21 सीट ग्वालियर की सिर्फ 5 सीट बीजेपी जीत पाई थी। चंबल में 13 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। यानी इन जगहों से जो सीटें मिली थी वो सिर्फ 7 सीट मिली थी 34 सीटों में से, और दोनों को मिला दीजिएगा तो 100 सीटों में से सिर्फ 35 सीट बीजेपी जीतती है और 62 सीट कांग्रेस जीतती है। तो यहां पर केंद्र के दो ताकतवर नेताओं को, जो दिल्ली में नेताओं के सबसे करीब थे, वो विजय वर्गीय संगठन के तौर पर हो या मंत्री के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर हो, दोनों को भेजा गया मैसेज बहुत साफ है। हमें अपने उस राजनीति को बीजेपी के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर साधना है, जिससे आने वाले वक्त में बीजेपी दोबारा खड़ी हो तो सत्ता की लगाम हमारे हाथों में रहे। क्योंकि एक राजनीतिक प्रयोग यह भी चल पड़ा है दिल्ली के भीतर कि क्या आने वाले वक्त में यानी 2024 के चुनाव में अगर हंग पार्लियामेंट की परिस्थिति बन रही है तो फिर हम सामने आए या ना आए, अगर दूसरी पार्टी यानी इंडिया सामने आती है तो वो कितने दिन चलेगी और उन्हें तोड़ने में कितना वक्त लगेगा। तोड़ लेंगे उसको भी, लेकिन बीजेपी की कमान हमारे पास रहनी चाहिए। तो अपने लोगों को पेनिट्रेट करना है उन तमाम राज्यों में जहां पर वैसे लोग खड़े हैं जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत है और उसके भरोसे वह कैडर को संभाले हुए हैं, कार्यकर्ताओं को संभाले हुए हैं। इसमें हमें लगता है महाकौशल की 46 सीट और जोड़िए, क्योंकि यहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते और आदिवासी, वहां पर 46 में से 17 सीट ही बीजेपी जीत पाई थी, 28 सीट कांग्रेस जीती थी। तो जो दिल्ली से टीम भेजी गई सांसदों और मंत्रियों की मैसेज बहुत साफ है, शिवराज सिंह चौहान के हाथ कुछ नहीं बचना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान की राजनीति जो थी चल गई, अब उसकी उम्र पूरी हो गई है, अब उसके भरोसे रहना नहीं है, राजनीति अपने भरोसे साधनी है। क्योंकि एक वक्त की तस्वीर पुरानी आपके जहन में आएगी, जब वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी थी तो उनके पीछे तमाम मुख्यमंत्री खड़े रहते थे ऐसे करके, और सभी एक बराबर थे, चाहे वो गोवा के मुख्यमंत्री हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो या नरेंद्र मोदी हो, सब एक लाइन में रहते थे। लेकिन उसमें से निकलकर जब एक आ गया तो अब वो पीछे की तस्वीर भी बदलना चाहता है, और शायद यही वो वजह है जिस आश्रय राजनीति को नए ढंग से दिल्ली अब चलाना चाहती है। और इसीलिए जब हम एक लकीर देखते हैं
हमको लगता है वो तस्वीर आज आपको दिखानी चाहिए। हम उस तस्वीर को इसलिए दिखाना चाहते हैं कि जिससे आपके जहन में ये बात आ पाए कि देखिए किस तरीके से राजनीति चलती थी। ये वो तस्वीर है। आडवाणी और राजनाथ आगे बैठे हुए हैं, पीछे देखिए नरेंद्र मोदी हैं, रमन सिंह हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं और वसुंधरा राजे, सभी एक बराबर हैं। लेकिन आज की तारीख में सभी बराबर नहीं है। अब तो सब गायब होने की परिस्थिति में, और उस लंबी कतार का जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, उसमें शुरुआती दौर में वसुंधरा से दो दो हाथ हुए। शिवराज सिंह चौहान बहुत चाहते थे तुरंत सत्ता गिराई जाए, तुरंत सत्ता पाई जाए, वह प्यादे के तौर पर काम करने को तैयार। तो फिर उसके बाद दिल्ली की सत्ता ने मंजूर किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भरोसा या आश्वासन जो कहिए वह पूरा टूट चुका है जो दिया गया था। राजनाथ गडकरी को लेकर बहुत सवाल उठते थे, तो देवेंद्र फडणवीस के जरिए कई मैसेज निकल कर आए महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा आने वाले वक्त में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जब तक गुणगान हो रहा है, जब तक गुणगान कर रहे हैं और एक पहचान पाए हुए दिल्ली की सत्ता को साधने के लिए असम को एक प्रयोगशाला के तौर पर बना रहे हैं, उनकी गद्दी सुरक्षित है। येदियुरप्पा और पूरी टीम कर्नाटक के भीतर कैसे गायब हो गई, अब यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्षण के लिए दोबारा सोचिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के लगभग बराबर वोट थे, 41%। राजस्थान के भीतर दोनों के लगभग 1% वोट का अंतर था, 38 और 39% कांग्रेस के थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में छलांग लगाती है बीजेपी, क्योंकि 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू 2014 से जो चल रहा था, उसमें जनता उनको 5 साल और देने को तैयार थी। कई प्रयोग हुए थे, कई प्रयोग का भरोसा और विश्वास जगाया गया था, एक उम्मीद थी। लेकिन 2024 आते आते परिस्थिति क्यों नाजुक हो गई, जबकि उस दौर को याद कीजिएगा तो 58%, 59% लोकसभा के चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाती है और कांग्रेस 35%, 36% में अटक के रह जाती है। राजनीतिक तौर पर यह एक ऐसी परिस्थिति है जो एक झटके में आपको वहां के उस वोटरों पर ले जाती है जिसके लिए लाभार्थी वाला कार्यक्रम मोदी बनाते हैं और कहते हैं कि हम ही तो बना रहे हैं। कांग्रेस ने इसमें सेंध लगाई, महिलाओं को 1000, 2000, 2500 तक चले गए, बिजली मुफ्त में देंगे यहां तक चले गए, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को पैसा देंगे यहां तक चले गए, सिलेंडर 500 रुपए में देंगे यहां चले जाएंगे। लाभार्थियों की परिस्थिति का सच क्या है? मध्य प्रदेश के भीतर हर 5वां शख्स गरीबी की रेखा से नीचे है। राजस्थान में हर 6ठा शख्स गरीबी की रेखा से नीचे है। मध्य प्रदेश के भीतर में जितने किसानों की हम तादाद बचा रहे थे, उसमें वोटरों की तादाद के लिहाज से समझिएगा तो ये लगभग 60% वोटर होते हैं। राजनीति दिल्ली को साध रही है या दिल्ली राजनीति को साध रही है। 2024 को ध्यान में रखकर जिस चौसर को शानदार तरीके से बिछाया गया है, उसमें सांस दिल्ली की इसलिए फूली हुई है क्योंकि उसे पता है अगर मोदी का चेहरा नहीं चला तो उनके पास कुछ भी नहीं है। तो चेहरा चले या ना चले, लेकिन बीजेपी की ताकत अपने हाथ में रखनी होगी। शायद इसीलिए जो सीटों का ऐलान किया गया उसमें ध्यान रखा गया कि संघ और संगठन से किसका जुड़ाव है। मसलन बड़वानी का पंचसेमेल का जो इलाका है, दयालपुर जो इंदौरपुर का इलाका है, वहां पर देखा गया कि संघ से किसकी पकड़ है और ऐसे तकरीबन 8 चेहरे निकल कर आए जो संघ के करीब हैं। सिंधिया के लोगों को भी टिकट दिया गया, वो भीतरवार सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं मोहन सिंह राठौर, उनको भी डबरा से इमरती देवी को टिकट दिया गया। सिंधिया की पसंद मुरैना के रघुराज काशना को भी टिकट दिया गया। बैलेंस करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सिंधिया बाहर के हैं। बीजेपी के भीतर आरएसएस के साथ चलने की परिस्थितियों में जो नेता रहे, अब उनकी राजनीतिक जमी को काटना है और इसीलिए हर पद पर बैठे हुए शख्स ये ना समझे कि उनके पास पद है, ताकत है, बिल्कुल नहीं। उनको काम करना है तो बीजेपी के लिए, और बीजेपी का मतलब मोदी और शाह है। समझ गए तो ठीक, नहीं तो समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।